हाय, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जो है कि मुख्य सेविका का अभ्यास सेट 8 पे चर्चा करेंगे। चलिए आइए और चलिए बात करें हम अगर क्वेश्चन की, तो किस समाज शास्त्री ने समाज विकास की 3 अवस्थाओं को धार्मिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर एवं प्रत्याक्षात्मक या तार्किक स्तर में विभाजित किया है। ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें तो क्या है कि अगस्त काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, ईबी टाइलर या लेविस हेनरी मॉर्गन ने। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? जो ये अगस्त काम्ट है ना, अगस्त काम्ट महोदय ने ही क्या किया है कि इसको 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है कि क्या क्या, तो धार्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर और प्रत्यक्षात्मक या तार्किक स्तर पे। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए या क्या है कि अगस्त काम्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे चलते हैं कि 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं। 3 और अधिक विवाह, ठीक, जिसे इस तरह से कहें तो एक से अधिक विवाह को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? अगर बहुपतिका या त्रिप्रतिनिधित्व या बहुविवाह या वही विवाह। तो देखिए एक से अधिक विवाह जो होता है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बहुविवाह। ठीक, क्या कहेंगे? बहुविवाह कहेंगे। ठीक, और अगर बात करें बहुविवाह तो इसके भी बहुत सारे, बहुविवाह में भी क्या होता है? बहुपत्नी विवाह हो सकता है, बहुपति विवाह हो सकता है। ठीक, अगर बहुपति विवाह की बात करें तो क्या हो सकता है कि भातृक बहुपति विवाह भी हो सकता है। क्या हो सकता है? भातृक बहुपति विवाह, भातृक बहुपति विवाह, या और क्या हो सकता है? अभातृक बहुपति विवाह। ठीक, तो क्या है? ये सभी विवाह के एक प्रकार है। ठीक, और अगर भातृक बहुपति विवाह की बात करें तो सभी क्या होते हैं? सभी पुरुष हो सकता है वो भाई हो। ठीक, वो सभी पुरुष क्या होंगे? भाई होंगे। और अगर अभातृक बहुपति विवाह की बात करेंगे तो वो जो पुरुष रहेंगे वो भाई ना होकर अलग अलग जगहों से रह सकते हैं। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी बहुविवाह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे चले कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर ऑप्शन देखें कि चक्रीय स्पेंगलर, रैखिक स्पेंसर या उतार चढ़ाव सोरोकिन या सर्पिल का दुर्खिम। ठीक, तो इसमें से कौन सा आंसर जो है कि मैच नहीं खा रहा है? तो देखिए ये जो सर्पिल है ना, ये सर्पिल जो है ना, ये दुर्खिम के द्वारा नहीं दिया गया है। ये क्या है? ये कौन है? तो इसका हो गए कौन? तो बीको। क्या होंगे? बीको ने इसको जो है कि ये इसका जो सही सुमेलित होगा वो क्या होगा? बीको। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। तो क्या है कि मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम क्या है? ठीक, जो मुस्लिम जाति समुदाय होती है उसमें जो ये पति पत्नी के बीच में जो पारस्परिक सहमति से जो तलाक होता है उसे क्या कहा जाता है? अगर आप ऑप्शन देखें तो मुअर्रत, खुला, इला या तलाके अहसन। तो देखिए ये एक बात करें, देखें ऐसे तो ये क्या, ये मुअर्रत, खुला, इला और तलाके अहसन, तलाके हसन, ये क्या? ये सभी तलाक के ही प्रकार है। ठीक, तलाक के प्रकार है, लेकिन इस सभी तलाकों में क्या होता है? कुछ अपने अपने जो कि नियम होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें मुअर्रत की तो मुअर्रत एक ऐसा जो है तलाक है जिसमें क्या होता है? इसमें पति और पत्नी क्या करते हैं? दोनों की रजामंदी होती है, दोनों की रजामंदी पे ये तलाक होता है। ठीक, वहीं पे खुला की बात करें, खुला में क्या होता है? क्या होता है इसमें? जो होता है कि जो पत्नी होती है ना, वो क्या करती है कि वो पति से कहती है उसे तलाक दे। ठीक है, पति से प्रार्थना करती है तलाक के लिए। ठीक, ठीक, वहीं पे इला की बात करें ना तो इसमें क्या करता है? जो पति होता है वो 4 माह तक वो पत्नी से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता है तो वो तलाक मान लिया जाता है। उसी प्रकार तलाके हसन भी क्या है? ये एक प्रकार का तलाक का जो है कि प्रकार है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए या मुबआरत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चले। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मेहर राशि का भुगतान करता है? अगर ऑप्शन देखें तो क्या वर द्वारा वधु को, वधु द्वारा वर को, या वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को, या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को। तो देखिए जो ये मुस्लिम जो विवाह होता है ना, ये क्या होता है? एक प्रकार का समझौता होता है। ठीक, समझौता होता है और जिसमें जो विवाह का प्रस्ताव होता है ना वो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। ठीक,
जब वधु पक्ष के पास वो विवाह का प्रस्ताव लेके आता है और जब वधु पक्ष उसको स्वीकृति दे देती है तो उसके प्रतिफल वो क्या करता है, उसे कुछ राशि देना पड़ता है। ठीक, उसी राशि को क्या कहते हैं, मेहर कहते हैं। और वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो वर के द्वारा वधु को दिया जा रहा है। ठीक, जिसे क्या कह रहे हैं आप, मेहर। ठीक, मेहर कहा जा रहा है। तो आंसर आप क्या देंगे, ए, वर के द्वारा वधु को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले कि आदिवासी समाज में इकाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार में डैश उत्पन्न किया है। तो क्या उत्पन्न किया, अगर ऑप्शन देखें तो विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच शत्रुता या जनजातियों का मुख्य धारा से अन्य संक्रमण या मुख्य धारा में आदिवासियों के लिए आदिवासियों के एकीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों या उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष या फिर उनके समाज के भीतर प्रगतिशील और प्रबुद्ध हिस्से। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर देंगे ऑप्शन ये जो डी है ना, जो उनके लिए क्या किया है, उनके लिए महान भ्रम और क्या किया है, संघर्ष पैदा किया है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7 पे कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो क्या, कानून, ठीक, रीति रिवाज, धर्म या अर्थव्यवस्था। तो जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो क्या है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए अगर कानून की बात करें, रीति रिवाज की बात करें और धर्म की बात करें ना, तो ये सामाजिक नियंत्रण के प्रकार है। लेकिन वहीं पे अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था जो होता है ये सामाजिक नियंत्रण का कोई प्रकार नहीं होता है। ओके, तो ये सामाजिक नियंत्रण का प्रकार नहीं है। और अगर ये कानून, रीति रिवाज और धर्म करें तो ये क्या है, एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण के प्रकार है। इसमें भी क्या है, एक कुछ सामाजिक औपचारिक नियंत्रण में आते हैं और कुछ अनौपचारिक नियंत्रण में आते हैं। और इस टॉपिक पे हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, हमें बताएंगे कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कौन है, नियंत्रण, और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में आप कौन कौन से हैं। ठीक, इसका बताएंगे और आप इसका बताएंगे कौन कौन से आते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चले तो क्या है कि यदि भांजा भांजी का पालन पोषण, ठीक, भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं। बताइए उस व्यवस्था को क्या कहते हैं। यदि भांजा भांजी का पालन जो है कि पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहेंगे, मातुल स्थानिक आवास या मातृ स्थानिक आवास या नव स्थानिक आवास या पितृ स्थानिक आवास। अगर कोई बच्चा है, अगर उसका पालन पोषण अगर उसके मामा यानी उसके माँ के भाई के यहाँ होता है तो उस व्यवस्था को आप क्या बोलेंगे, तो उसे बोला जाता है मातुल स्थानिक आवास। क्या बोलेंगे, मातुल स्थानिक आवास। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चले तो समाज में महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम बताइए। ठीक, ये नहीं पूछा है कि कौन कौन सा है, ठीक, ये पूछा है कि सही क्रम क्या है, कौन सा अधिनियम पहले आया, कौन सा बाद में आया। ओके, तो चलिए देखिए अगर क्वेश्चन के ऑप्शन देखें तो घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। ठीक, और अगर ऑप्शन बी देखें तो पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम या घरेलू हिंसा महिला अधिनियम पहले आया। बताइए, या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पहले आया या फिर घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम या पंचायती राज में राज अधिनियम। ठीक, और ऑप्शन डी देखें तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम और घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे। तो जब इसके आंसर की बात करें तो देखिए जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है ये कब आया, 1956 में। कब आया, 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया। वहीं पे अगर पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो ये कब आया, 1993 में आया। ओके, और घरेलू महिला हिंसा अधिनियम कब आया, तो ये कब आया, तो ये आया आपका 2005 में। कब आया,
2005 में। तो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चले। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक, अगर ऑप्शन देखें 1955, 1951, 1952, 1951, 1955 या 1953, तो इसका क्या होगा? तो अस्पृश्यता अंत की बात जो है 1955 में जो है कि इसका निवारण हुआ था। और अस्पृश्यता जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 17 जो है कि अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 पे। तो 11 पे क्या है कि जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? ठीक, तो अगर क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें तो क्या पूर्वाग्रह व पक्षपात, प्रभुत्व की इच्छा, अभिज्ञान व पहचान या विज्ञान व प्रभुत्व? बताइए, जो जातिवाद होता है ना, वो किस प्रवृत्ति को जो है कि इंगित करता है? तो ये क्या करता है? ये पूर्वाग्रह व पक्षपात को क्या करता है? ये पूर्वाग्रह व पक्षपात को जो है कि व्यक्त करता है। ओके, ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है कि 12 पे चले कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है? किस राज्य में सबसे कम गरीबी जो है कि है? तो अगर ऑप्शन देखें तो क्या सिक्किम में, तमिलनाडु में, केरल में या गुजरात में? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? जो है कि केरल। केरल में क्या है? सबसे कम गरीबी प्रतिशत है। वहीं पे अगर हम अधिक गरीबी की बात करें और अधिक गरीबी की बात करें तो किसमें है? अधिक गरीबी कहाँ है? बताइए आप, अधिक गरीबी कहाँ है? तो अधिक गरीबी की बात करें तो क्या है? बिहार। ठीक, बिहार में है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल। ओके, और अगर वहीं पे अगर हम इसके जो प्रतिशत की बात करें ना, अगर इसके प्रतिशत की बात करें तो ये जो है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? 0.71%। कितना प्रतिशत? तो 0.71% जो है कि यहाँ पे गरीबी है। ठीक, और अगर वहीं पे हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कितना प्रतिशत है? तो 50.91। ठीक, इतना प्रतिशत है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चले। तो 13 पे क्या है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइए, अगर ऑप्शन देखें 11 जुलाई 2000, 11 जुलाई 2001 या 11 जुलाई 2005 या 11 जुलाई 2000। बताइए, इसका 11 मई 2000। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आप आंसर देंगे कि 11 जुलाई 2000 को जो है कि प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चले। तो 14 पे क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? और अगर ऑप्शन देखें तो महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या अशिक्षा। बताइए, भारत में जो महिला जो ये तलाक है, ठीक, बढ़ते तलाक के कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? बताइए, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? तो जो ये महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है ना, ये जो है कि सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है जो भारत में तलाक के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी महिलाओं के बढ़ते जो आर्थिक स्वावलंबन है, जो महिलाएं जो है जो आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो रही है, अपने जो है कि अपनी सेल्फ डिपेंड हो रही है, यही जो है कि मेन कारण बन रहा है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चले। तो 15 पे क्या है कि भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? अगर ऑप्शन देखें तो भ्रष्टाचार का, अज्ञानता का, संघर्ष का या सामाजिक पूर्ण एकता का। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? इसका आंसर आप बताएंगे क्या? तो भ्रष्टाचार का। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। ठीक, तो आंसर आप ए देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध या सामाजिक प्रतिष्ठा। बताइए, तीनों में चारों ऑप्शन में से कौन से हैं जो उसका जो है कि
वेश्यावृत्ति की विशेषता को नहीं दर्शाता है, तो ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है ना, ये सामाजिक प्रतिष्ठा जो है इसको नहीं दर्शाता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वहीं पे अगर व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध, ये सभी उसको क्या करते हैं? इसको दर्शाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 पे चले। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, ठीक, औद्योगिक विकास, जलवायु, ठीक, और सामाजिक विकास या आर्थिक विकास। बताइए जनसंख्या जो होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन कर रहा है अधिक? तो अगर इसका आंसर हम कहें तो क्या होगा? जो जलवायु होता है ना, ये इसको प्रभावित करता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चले कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आंकड़ों के अनुसार 2019 में और 21 में घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें तो 25.7%, 26.3%, 28.3% या 29.3%। आप इसका आंसर क्या देंगे? बताइए। 18 का आंसर क्या देंगे आप? 80 का आंसर आप देंगे, क्या देंगे बताइए? तो 18 का आंसर आप देंगे जो है कि 29.3% जो है ना, ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? ये 2019 और 21 के आंकड़ों के अनुसार जो है कि ये क्या है? घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? 29.3%। ओके, 29.3%। वहीं पे अगर हम बात करें, क्या 2015-16 में, तो 15-16 में जो है कि क्या था ये आंकड़ा? 15 और 16 में क्या था? ये आंकड़ा था कितना? 31 पॉइंट कितना प्रतिशत? 31 पॉइंट जो है कि 2% ये आंकड़ा था। ओके, 15-16 में, ठीक, 2000 ये 15-16 में कितना था? तो ये 31.2% था। चलिए क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 29.3%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पे चले। तो कि एक मादक द्रव्य व्यसनी का किस प्रकार के एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें तो पारिस्थितिकीय, मौखिक इतिहास, अवलोकनात्मक या ऐतिहासिक। तो इसको किसका आंसर आप देंगे? ऑप्शन बताइए, आंसर किसको देंगे? इसका आंसर आप देंगे क्या कि ये मौलिक इतिहास जो होता है ना, ये मौखिक इतिहास जो होता है, इसको आप आंसर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चले। तो क्या है कि परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? ठीक, बताइए कौन से जो है कि संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? कौन सा सुझाव देता है? तो अगर ऑप्शन देखिए, उद्विकास, द्वंद्वात्मक, चक्रीय या प्रगतिशील, बताइए कौन सा होगा? तो जो ये द्वंद्वात्मक होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चले। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में दी है? उनके पुस्तक का नाम क्या है? अगर ऑप्शन देखें, आइडियल एंड यूटोपिया, मैन एंड सोसाइटी, डेमनोसिस या ऑफ आवर टाइम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये क्या बोलते हैं कि ये जो मैनहीम महोदय है ना, कार्ल मैनहीम महोदय की पुस्तक जो है मैन एंड सोसाइटी, क्या है? मैन एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। ओके, इसी में इन्होंने क्या किया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की क्या किया है? अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 पे चले। तो क्या है कि किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, ठीक, बर्बरपन एवं सभ्यपन से होकर गुजरता है? ठीक, किसने ये क्या किया है? किसने ये जो है कि लक्षित किया है? अगर ऑप्शन देखें तो अगस्त कांट, सर जॉन मार्शले या आर्थकीट या मार्गन। बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? सर मार्गन महोदय ने जो है कि इन्होंने क्या कहा है कि मानव समाज, जो इन्होंने बताया है कि मानव समाज क्या कर रहा है? मानव समाज जो है 3 चरणों से, कितने चरणों से? 3 चरणों से। कौन कौन चरण? जंगलीपन, ठीक,
जंगलीपन और बर्बरपन, ठीक, और क्या, सभ्यपन, सभ्यपन, ठीक। ये तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ठीक, गुजरा है। यानी पहले मानव क्या था, पहले मानव जंगली जीवन यापन करता था, वो जंगलों में घूमता था, वहां रहता था, वहां कंदमूल और फल वगैरह और जंगली जानवरों को कच्चा मांस खा के अपना जीवन यापन करता था। उसी प्रकार जो है कि फिर उसके बाद से मानव में थोड़ा विकास हुआ, वो क्या हुआ, वो बर्बरपन पे आया और बर्बरपन पे आया। उसके बाद क्या हुआ, फिर विकास होते गया और उसके बाद मानव क्या हो गया, एक जंगली मानव क्या हो गया, एक सभ्य मानव के रूप में जो है कि परिवर्तित हो गया। तो ये किसने दिया है, ये दिया है मॉर्गन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, मॉर्गन महोदय के द्वारा ये सब चीजें, ये चीजें बताई गई है कि एक जो है कि मानव समाज इन तीनों से होकर गुजरता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 पे चले। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलें, और 23 पे क्या है कि अगर क्या दिया है कि सुमेलित करने के लिए दिया है, ठीक। तो क्या है, ड्यूमा सामाजिक कोशिका तत्व सिद्धांत, टॉमस डबले चक्रीय सिद्धांत, सैडलर पथ्य सिद्धांत या गिनी घनत्व सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे। इसका आंसर अगर मिलान करें तो देखिए जो ड्यूमा महोदय है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सामाजिक केशिका का सिद्धांत दिया था। ड्यूमा महोदय ने क्या किया था कि सामाजिक केशिका का सिद्धांत दिया था। ओके, फिर टॉमस डबले महोदय ने क्या किया था, इन्होंने पथ सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या किया था, पथ सिद्धांत दिया था। वहीं पे अगर सैडलर महोदय की बात करें, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने घनत्व सिद्धांत दिया था। और गिनी जी ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया था, ठीक। तो इन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया था। और इस प्रकार जब हम ऑप्शन मिलान करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आंसर ए इसका होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नांकित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है, ठीक। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किसने किया है। तो अगर क्वेश्चन देखें तो किसने अध्ययन किया है बताइए आप इसका। तो ऑप्शन देखें तो क्या है, ई बोगार्ट, पी ए सोरोकिन या मैक्स वेबर या जी सीमेर। बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे। इसका आंसर आप देंगे पी ए सोरोकिन, ठीक है। किसने दिया है, तो पी ए सोरोकिन। इनकी जो पुस्तक है ना, इनकी जो पुस्तक है वो क्या है, सोशल एंड इनकी पुस्तक क्या है, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। सोशल कल्चर, इनकी पुस्तक क्या है, सोशल एंड डायनेमिक्स, क्या है, सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। ओके, इनकी पुस्तक है, क्या है, सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, पी ए सोरोकिन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 25 पे चले। तो क्या है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख जो है कि है। अगर ऑप्शन देखिए 43, 44, 45 या फिर 46। तो देखिए जो अनुच्छेद 46 है ना, अनुच्छेद 46 है, इसी में जो है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा शिक्षा, उनके शिक्षा के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में जो है कि बात की गई है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 26 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनसांख्यिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है। ओके,
तो अगर ऑप्शन देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, या फिर यूनेस्को, या एक और दो, दोनों। आप इसको आंसर क्या मानेंगे? आप आंसर मानेंगे ऑप्शन डी, यानी जो ये एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन और क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। ये दोनों जो है कि क्या है कि ये दोनों संस्थाएं जो है कि भारत के जनांक की अध्ययन हेतु सहायता क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 पे चले तो क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक, किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण, ठीक, पहला चरण प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 1995 या 2000 या 2005 या 1997 में? बताइए कब ये पारित किया गया था? 27 का आंसर आप क्या देंगे? 27 का आंसर आप देंगे क्या? 1997 में क्या किया गया था? ये योजना को जो है कि पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1997 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे चले तो 28 पे क्या है कि जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन देखें तो 2000, 2004, 2005 या फिर 2011 में। बताइए आप कब इसका जो है कि जननी सुरक्षा योजना पारित किया गया था, किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ये जो 2005 है ना, 2005 में ही जननी सुरक्षा योजना लागू किया गया था। ओके, एंजॉय करके आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। और जो है कि आप चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो सकते हैं बालिका वध, हत्या एवं आत्महत्या, ऋणग्रस्तता या उपयुक्त सभी। ठीक, तो जो ये होता है ना दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो सकते हैं क्या? तो ये बालिका वध भी होगा, हत्या एवं आत्महत्या भी हो सकता है, और ऋणग्रस्तता, ये सभी क्या है? दहेज प्रथा के जो है कि दुष्परिणाम हो सकते हैं। और दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा एक प्रकार की सामाजिक बुराई के रूप में इसको देखा जाता है। और ये दहेज प्रथा निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 1961 में क्या हुआ था? दहेज प्रथा अधिनियम। ओके, दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1961 में। ठीक, तो आप आंसर इसका क्या देंगे? उपयुक्त सभी। ठीक, दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों क्या है? ये अपराध है। ठीक, इसे समाज में क्या है? ये बहुत बड़ी बुराई है समाज की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे चलते हैं। और जो है कि कुछ स्टूडेंट हैं, जो कि कुछ बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो सॉरी मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर हम नहीं दे सकते हैं। ठीक, आपको बस हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और उस क्वेश्चन पेपर में जो है कि जो डाउट होगा मैं क्लियर करूंगी। और आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें भेजिए, हम उसका दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम उसका जो है कि आंसर देंगे आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे चले तो मोती झरा, ठीक, या टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। तो अगर ऑप्शन देखिए 2 से 7 दिन, 9 से 15 दिन, 7 से 21 दिन, या 15 से 30 दिन। तो बताइए जो मोतीझरा या टाइफाइड जिसे कहते हैं, इसका जो है कि इसका संक्रमण काल कितने दिन का होता है? तो मोतीझरा का जो संक्रमण काल होता है ना, ये क्या होता है? 7 से 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 7 से 21 दिन का होता है। और जो है कि अगर इसकी बात करें कि ये जो है कि 7 से 21 दिन का होता है, और इसका जो है कि जीवाणु जो होता है ना, ये जीवाणु जनित जो है कि रोग होता है। ये क्या है? एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, जो कि जीवाणु जनित रोग है, जो क्या होता है? जो कि ये क्या होता है? ये एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग है। ठीक, और ये दूषित क्या होता है? ये दूषित जल के द्वारा फैलता है। ठीक, ये क्या होता है? दूषित जल द्वारा फैलता है। क्या होता है? ये दूषित जल के द्वारा ये फैलता है। और इसमें क्या हो जाता है? इसमें व्यक्ति को जो है ना कि इसको जो है कि बुखार रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। ठीक, मियादी बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 21 दिन।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 पे चले कि चेचक के विषाणु का क्या नाम है। तो चेचक के विषाणु का क्या नाम है, पहले तो इसमें हमें एक क्वेश्चन में ही हमें कुछ आंसरों को ढूंढना चाहिए। क्या देखिए, अगर हमें आज जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या चेचक, अगर एग्जाम में दे दिया कि चेचक क्या है, विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है या क्या है प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो आप क्या देंगे ऑप्शन। चेचक क्या होता है, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ओके, और अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो जो चेचक होता है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है, तो एंटमीमा हिस्टोलिटिका या बैरिशोला जोस्टर वायरस या विब्रियो कालेरी या साल्मोनेला टाइफी। बताइए चेचक के जो विषाणु होते हैं उसका क्या नाम है। 31 का आंसर आप क्या देंगे, जो बैरिशोला जोस्टर वायरस है ना, ये क्या होता है, ये चेचक के विषाणु का नाम होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 पे चले तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। देखिए जहां भी कभी भी क्वेश्चन में नहीं है तो पहले आप उसको नहीं है और है को गोला लगाना चाहिए, जिससे हमारी क्वेश्चन जो होते कंफ्यूज पैदा नहीं होती है। ठीक, तो कंफ्यूजिंग नहीं होती हमें, तो ये हमें पहले क्या किया, इसको नहीं है लगा दिए। ठीक, और इसमें अगर ऑप्शन देखें तो पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या गाजर। तो जो कैल्शियम के समृद्ध की बात करें ना, तो ये पनीर क्या है, ये कैल्शियम का रिच सोर्स है। ठीक, वहीं पे कोलार्ड ग्रीन्स भी है और अंजीर भी है, लेकिन नहीं है क्या, तो गाजर क्या है, ये कैल्शियम का रिच सोर्स नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार या मस्तिष्क ज्वर। ठीक, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, चेचक, खसरा, बुखार या मस्तिष्क ज्वर। तो जो इसका आंसर आप देंगे क्या, 33 का जो मस्तिष्क ज्वर है ना, ये मस्तिष्क ज्वर इसका आंसर आप देंगे। ओके, क्या देंगे, मस्तिष्क ज्वर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 33 हो गया, 34 पे चलते हैं। ओके, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। जो मलेरिया होता है ना, जो मलेरिया का जो परजीवी, प्राथमिक परजीवी क्या है, परपोषी। तो अगर ऑप्शन देखें नर क्यूलेक्स, नर एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस या मादा क्यूलेक्स मच्छर, बताइए किसके वजह से होता है। 34 का क्या होगा, 34 का जो है कि जो मादा एनाफिलिस होता है ना, मादा एनाफिलिस जो है जो है कि इसका परजीवी है। ठीक, मादा एनाफिलिस। ओके, और यहीं पे अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें कि जो विश्व मलेरिया दिवस की, तो 25 अप्रैल को क्या किया जाता है, 25 अप्रैल को जो होता है कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ओके, अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 पे चले कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या खसरा, आप इसका आंसर क्या बताएंगे, तपेदिक। तपेदिक क्या है, तपेदिक विषाणु जनित रोग नहीं है, ये क्या है, तपेदिक क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक, और अगर इसके तपेदिक जो होता है ना, इसके जब जीवाणु की बात करें तो क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस, क्या कहा जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस। ओके, इसके जो जीवाणु होते हैं उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 36 पे चले कि प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्टा न निष्कासित करना इसमें से किसका संकेत है। ठीक, उदर भित्ति दोष, सिलियक रोग, हिट्सप्रंग रोग या अंत्रोवेष्टांग। बताइए 36 का आंसर आप क्या देंगे। 36 का जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, हिट्सप्रंग रोग कहलाएगा। ठीक, हिट्सप्रंग रोग कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है कि चले अब किस पे, जो है कि क्वेश्चन नंबर हम चले
37 पे, 37 पे कि क्या नाम है कि प्रसव के कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है। प्रसव के कितने दिन जो है कि बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है। आप आंसर क्या देंगे बताइए, 15 दिन, 30 दिन, 28 दिन या फिर 42 दिन, बताइए आप क्या देंगे। तो जो 42 दिन तक जो होता है ना, ऑप्शन डी क्या है कि 42 दिन तक प्रसव के जो है कि मातृ मृत्यु दर मानी जाती है। प्रसव के कितने दिन बाद, तो 42 दिन के बाद जो होता है कि मातृ मृत्यु दर मानी जाती है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 38 पे चले कि गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता के मामले में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है। अगर ऑप्शन देखें तो मेट्रोप्लास्टी, सैक्लेज या कोलपोटानी या इंडक्शन, बताइए किसको आंसर आप इसमें देंगे 38 का, बताइए। तो जो 38 के आंसर की बात करेंगे ना, तो जो 38 है, 38 के आंसर की बात जब हम करेंगे तो इसमें क्या है ना कि इसमें हम क्या देंगे, इसमें जो इसका ऑप्शन सी है ना, सर्कलेज, ठीक, सर्कलेज जो है कि इसका आंसर होगा। और सर्कलेज क्या है, इसे एक सर्वाइकल स्टेज के रूप में जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है, एक सर्वाइकल स्टिच, ठीक, स्टिच के रूप में इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इसे सर्वाइकल स्टिच के रूप में जाना जाता है। ये गर्भाशय ग्रीवा का ये क्या है, ठीक, ये गर्भाशय ग्रीवा का एक इलाज है। क्या है, ये गर्भाशय ग्रीवा का एक इलाज है, एक इलाज है। क्या है, ये इलाज है, ठीक। चलिए तो आंसर आप क्या देंगे, सर्कलेज। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 39 पे चलते हैं। शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल का अचानक लंबा होना और रक्त का बहाव अचानक तेज हो जाना इंगित करता है अप्राक्रियता या प्रतिधारित प्लेसेंटा या अखंड प्लेसेंटा या प्लेसेंटल सेपरेशन। बताइए 39 का आंसर आप क्या देंगे। तो 39 का जो है ना, ये जो है कि 39 का आंसर आप क्या देंगे, 39 का आंसर आप देंगे और क्या कि प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक, प्लेसेंटल सेपरेशन जो है इसका आप आंसर देंगे। और ये क्या है, जो प्लेसेंटल सेपरेशन होता है ना, ये क्या है, ये एक प्रकार से जो गर्भाशय है जो है ना, जो गर्भनाल है वो गर्भ से क्या हो जाता है, वो गर्भ से जो होता है कि वो अलग हो जाता है, ठीक। कब क्या हो जाता है कि जिसमें गर्भनाल क्या हो जाता है, गर्भ से अलग हो जाता है। और जब गर्भ से अलग हो जाता है तब ये स्थिति देखने को मिलती है, ठीक। ये तब होता है, कब होता है, जब क्या होता है, प्लेसेंटा गर्भाशय के जो होता है ना, जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाए। क्या हो जाए, जब प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा जो है गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ओके, अलग हो जाता है तो क्या होता है, ये प्रक्रिया, ये स्थिति देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 पे चले कि समय से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना क्या कहलाता है। अगर ऑप्शन देखें तो प्लेसेंटा प्रेविया, एब्रल टियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा एक्रेटा या फिर प्लेसेंटा इनक्रेटा। बताइए 40 का आंसर आप क्या देंगे, 40 का आंसर आप क्या देंगे बताइए। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, जो प्लेसेंटा, जो ये एब्ल्यूटियो प्लेसेंटा है ना, ये क्या कहलाएगा, एबरप्रियो प्लेसेंटा कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा, एबरप्रियो प्लेसेंटा कहलाएगा। 40 का आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या चले 41 पे कि एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है क्या कहलाएगी, ठीक। तो प्राइमिग्रिविडा
या पर्टुरिएट या प्यूरपेरा या प्राइमीपारा कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा? तो जो एक महिला है अभी तुरंत उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया है तो उसे क्या कहलाएगा? वो कहाएगा प्यूरपेरा कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? प्यूरपेरा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कि घरेलू हिंसा का लक्षण है। क्या है घरेलू हिंसा का लक्षण? क्या शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, या फिर गाली देना, या फिर उपयुक्त सभी? बताएंगे आप क्या इसका आंसर? इसका आंसर आप बताएंगे उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? ये सभी जो है कि घरेलू हिंसा का एक लक्षण है। ये सभी घरेलू हिंसा के लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति ठीक घर में किसी को अगर शारीरिक प्रताड़ना दे रहा है, अगर उसे वो क्या कर रहा है, मानसिक रूप से उसे क्या कर रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है, या फिर उसे गाली दे रहा है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये घरेलू हिंसा के अंदर कहलाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे चले कि बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। ठीक, तो क्या है? लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, या फिर लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या 21 वर्ष और लड़कियों के लिए क्या 18 वर्ष होनी चाहिए? ठीक, या बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे या उपयुक्त सभी? तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर? जो है कि ये 1978 में जब संशोधन किया गया तो इसमें ये बताया गया कि जो लड़के हैं ना, लड़कों के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और वहीं पर लड़कियों के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? क्या है? 18 वर्ष। लेकिन इससे पहले जो है ना, लड़कियों के लिए आयु जो थी वो थी क्या? तो वो थी 15 वर्ष और लड़कों के लिए क्या था? 18 वर्ष। ओके, तो इसमें संशोधन करके जो है कि इसको इतना बताया गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 पे चले कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, किसने कहा था? तो सरदार पटेल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या फिर विवेकानंद? बताइए किसने बताया था कि भारत की उद्धार जो है उसकी झोपड़ियों में निहित है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप देंगे महात्मा गांधी जी ने। किसने बताया था? तो महात्मा गांधी जी ने बताया था कि भारत की जो उद्धार है ना उसकी झोपड़ियों में क्या है? निहित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 पे चले कि परिवार में गृहिणियों के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? ठीक, जो मार्मिक पक्ष होता है एक वधु का, वो क्या होगा? तो अगर देखें तो बहन का पक्ष, या लड़की का पक्ष, या माता का पक्ष, या पत्नी का पक्ष। तो जो माता का पक्ष होता है ना, ये क्या होता है? किसी भी लड़की का, ठीक है, किसी भी, हाँ, गृहिणी के व्यक्तित्व का क्या होता है? ये मार्मिक पक्ष क्या होता है? माता से। ठीक, माता का पक्ष, वो माता से बहुत अधिक जुड़ी रहती हैं। ठीक, तो उनका लगाव जो होता है माता के तरफ से ज्यादा होता है। चलिए 46 में चले कि परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से है? जो परिवार की शैक्षिक गतिविधियां हैं और धार्मिक गतिविधियां हैं वो निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ठीक, अगर ऑप्शन देखें, घरेलू माहौल, निकटवर्ती माहौल, व्यापक माहौल, या बाह्य माहौल। 46 का आंसर आप क्या देंगे? 46 का आंसर आप क्या देंगे बताइए? तो 46 का आंसर आप क्या देंगे? निकटवर्ती माहौल। क्या देंगे आप? निकटवर्ती माहौल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 पे चले कि परिवार प्रबंध प्रक्रिया के चरण क्या है? ठीक है, परिवार प्रबंध प्रक्रिया के चरण क्या है? अगर ऑप्शन देखें तो सहयोग, आयोजन, या समय और मूल्यांकन। योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन। योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग। देखिए ये क्या है? ये जब गृह प्रबंध का जो है एक चैप्टर में से इसको लिया गया है, और इसमें क्या है कि जब हम जो है कि परिवार प्रबंध, जब हम परिवार में प्रबंध प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो कैसे कैसे किन चरणों को हम पहले रखते हैं, किन चरणों को सेकंड में रखते हैं, किन चरणों को थर्ड में रखते हैं। ठीक, इस हिसाब से इसको हम अपनी जो गृह प्रबंध की प्रक्रिया है उसको संपन्न करते हैं। तो देखिए जब हम प्रबंध प्रक्रिया जब करते हैं तो उस अवस्था में क्या करते हैं,
सबसे पहले क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं उसका आयोजन। ओके, और फिर आयोजन के बाद हम उस प्रक्रिया में क्या करते हैं, कुछ कमी बेसी है तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें कुछ चीजों को नियंत्रण करते हैं। ओके, क्या करते हैं, फिर नियंत्रण करते हैं, और लास्ट में जब हम उस सब क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं तो उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। ओके, लास्ट में हम क्या करते हैं, अंत में क्या करते हैं, ये मूल्यांकन करते हैं। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 पे चले कि पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान क्या है। जो पोलियो वैक्सीन होता है इसका जो सेपरेट रखने का जो तापमान होता है वो क्या होता है। अगर ऑप्शन देखें तो -5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, या -15 डिग्री सेल्सियस, या माइनस क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप देंगे क्या, -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 49 पे चलते हैं, और 49 पे क्या है कि 49 पे क्या है कि जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं। 8 से 12 माह के बच्चे की को विकास को क्या कहते हैं, टॉडलर, शैशव, टीन आयु, या पीरियड, क्या बोलेंगे। तो देखिए जन्म से जो 12 माह, 8 से जो 12 माह के जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है शैशव। क्या बोला जाता है, शैशव बोला जाता है। वहीं पे टीन आयु की बात करें ना तो ये क्या होता है, ये 12 से कितना होता है, ये 12 से 13 तक की जो होता है ना ये टीन आयु बोला जाता है इसको। ओके, और वहीं पे अगर हम टॉडलर की बात करें तो टॉडलर की आयु जो होती है ना ये 12 से 36 महीने की। ठीक, 12 से 36 महीने की, 12 से 36 महीने। ठीक, ये टीन आयु क्या होती है, 13 से 18, 13 से 18 वर्ष के जो है कि टीन आयु बोला जाता है। ओके, 13 से 18 वर्ष। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे को क्या कहा, अवधि को क्या कहा जाता है, शैशव कहा जाता है। ओके, चलिए 50 पे चलते हैं कि कौन सी उम्र जिज्ञासु की कहलाती है। अगर ऑप्शन देखें 10 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, या 6 से 12 वर्ष, या क्या, या 2 से 6 वर्ष। तो देखिए ये जो 2 से 6 वर्ष है ना इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जिज्ञासु की आयु। ठीक, ये बाल्यावस्था को 2 रूपों में विभाजित किया गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। कितने भागों में, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक, और दूसरा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ये कितना होता है, 2 से 6 वर्ष। वहीं पे उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो ये कितना होता है, ये होता है कितना, ये 6 से 12 वर्ष होता है। ओके, जो पूर्व बाल्यावस्था होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्री स्कूल एज। क्या, प्री स्कूल एज कहा जाता है। ठीक, वहीं पे ये क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो होता है ना जिज्ञासा होता है, उसके अंदर क्वेश्चनें अधिक होती हैं, वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। ठीक, और इसके द्वारा वो क्या, उसके बाद उसके लिए क्या करता है, वो उसके लिए वो अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछता है अपने से बड़ों से। ठीक, तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को बोला जाता है जिज्ञासु आयु। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 51 पे। तो क्या है कि एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है। अगर ऑप्शन देखें 8 से 12 महीने, 8 से 24 महीने, 12 से 36 महीने, या 24 से 48 महीने। तो बताइए 51 का आंसर आप क्या देंगे। तो जो बच्चा है ना, एक बच्चा जो है इसमें आंसर में भले आपको जो है कि आंसर जो आपका 24 से 48 महीने दिया है, ठीक, लेकिन हमारा इसका आंसर अगर देखें तो ये 12 से 36 होगा। ठीक, ये 12 से 36 होना चाहिए। हो सकता है उस वक्त आयोग ने इसको आंसर माना हो 24 से 48 महीने को, लेकिन ऐसे ऑप्शन देखा जाए, अगर देखा जाए तो इसका आंसर सही क्या होगा, 12 से 36 महीने को जो होता है ना, 12 से 36 महीने को जो है कि टॉडलर एज माना जाता है। ठीक, और अगर इसका जो हम कितना 12 से 36 यानी 1 से
3 वर्ष। ठीक, वहीं पे ये टॉडलर, ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, ये जो होता है ना, ये जो होता है 2 से 4 वर्ष की, 2 से कितना वर्ष होता है, 2 से 4 वर्ष की अवस्था जो होता है ये इसके अंतर्गत आता है। तो एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है, तो 12 से 36 महीने में ही वो टॉडलर कराता है। लेकिन इस समय क्या हो सकता है, इसमें आयोग ने इसको माना हो, इसीलिए इसका आंसर ये भी दिया है। तो ये हमारा ऐसे देखो तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ओके, और ऑप्शन में हमारे क्या दिया, ये डी दिया है। चलिए हम 52 पे चले कि मांस का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। अगर ऑप्शन देखें मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन या एक्टिन, तो जो मांस होता है ना, मांस का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है मायोग्लोबिन के कारण। ओके, मायोग्लोबिन के कारण मांस का लाल रंग होता है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर हम 53 पे चले कि टेम्पे बना होता है। ठीक, पहले तो समझे ये टेम्पे होता क्या है। ठीक, टेम्पे एक प्रकार का डिश है कि, ठीक, डिश है, और ये क्या है कि एक प्रकार का डिश है। और देखिए ये किससे बना होता है, अगर ऑप्शन देखिए चना से, सोयाबीन से, राजमा से या लोबिया या चना से, तो देखिए टेम्पे क्या है, एक प्रकार का डिश है जो कि बना होता है किससे, बताइए आंसर आप इसका क्या देंगे, इसका आंसर आप देंगे कि ये क्या बना होता है, ये सोयाबीन से बना होता है। ठीक, और ये टेम्पे जो होता है ना, ये इंडोनेशिया का एक डिश है। ठीक, ये जो है इंडोनेशिया का एक डिश है जिसे क्या कहा जाता है, टेम्पे कहा जाता है, और कहाँ का है, इंडोनेशिया का डिश है। ठीक, इंडोनेशिया का एक डिश है जिसे टेम्पे बोला जाता है। ठीक, उसी प्रकार अगर सोयाबीन से हम क्या बन सकता है, और तो टोफू बन सकता है। ठीक, और वहीं पे जो है कि सोयाबीन के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, और डिश जो होता है वो क्या क्या बनेगा बताइए। तो जो है कि अन्य डिश की बात करें तो नाटो भी, इसका जो है नाटो भी क्या है, एक प्रकार का, ये भी एक डिश है जो कि सोयाबीन से बनता है। ये क्या है, ये नाटो क्या है, जापानीज है, जापानीज डिश है। ठीक, वहीं पे अगर टोफू भी क्या होता है, टोफू भी एक प्रकार से क्या है, ये सोयाबीन से बना हुआ डिश है। ठीक, टोफू यानी पनीर जिसको बोला जाता है, ये भी सोयाबीन का ही एक डिश है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पे बना होता है किससे, सोयाबीन से, और टेम्पे कहाँ का डिश है, तो टेम्पे इंडोनेशिया का डिश है। वहीं पे अगर एग्जाम में पूछ लिया कि नाटो कहाँ का है या नाटो किससे बना होता है, तो नाटो भी सोयाबीन का ही एक डिश है जो कि जापानीज एक डिश है। ठीक, उसी प्रकार टोफू भी जो है क्या है, टोफू पनीर है जो कि सोयाबीन से निर्मित होता है। ओके, चलिए हम 54 पे चले तो लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर है, लहसुन होता है उसमें कौन सा तत्व भरपूर होता है, कैरोटीनॉइड, लोकोपिन या फ्लेवोनॉइड्स या कैमारीन, बताइए लहसुन में कौन सा एक पदार्थ पाया जाता है जिसके लिए लहसुन जो गंध आता है, जो लहसुन में गंध होता है उसके लिए कौन सा पदार्थ, कौन सा गंध जिम्मेदार होता है, तो लहसुन में क्या होता है, एक फ्लोनाइड नामक तत्व पाया जाता है, फ्लोनाइड तत्व पाया जाता है। ठीक, जिसके कारण ये क्या करता है, लहसुन में गंध आता है। ठीक, जो गंध प्रदान करता है किसको, लहसुन को। ठीक, चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेवोनॉइड। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 55 पे चले कि मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो ई कोली के विकास को रोकता है, या लैक्टोबैसिलस के विकास को रोकता है, या ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, या ई कोली या लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। 55 का आंसर आप क्या देंगे, देखिए जब 55 का आंसर आप क्या देंगे कि मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है, ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को क्या करता है, ये दोनों के विकास को अवरुद्ध करता है, रोक देता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 पे चले कि वृषण के कार्य हैं। ठीक, तो क्या है, अगर शुक्राणुओं का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए वृषण का कार्य क्या है। तो ये क्या है, ये जो है ना, ये शुक्राणुओं का निर्माण भी करता है। ठीक, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण भी करता है। ठीक, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन सी, यानी ये दोनों कार्य को जो है कि ये करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 57 पे कि विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था,
ई हॉर्लाक गेजेल पियाजे या हेविंग हॉस्ट किसने दिया था? विकासात्मक कार्य। तो जो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था, आप क्या बताएंगे इसका आंसर? इसका आंसर आप बताएंगे हैविंग हॉस्ट। हैंगिंग हॉस्ट महोदय ने ही विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। ओके, चलिए अब 58 पे चले कि 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है। एक 50 से 60 वर्ष का व्यक्ति 65 वर्ष का व्यक्ति है तो उसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए, अगर तो आंखों की देखभाल वाले चिकित्सक के ऑफिस के बड़े जो होते हैं ना फोल्ड, बड़े बड़े पोस्टर, उसको आकार वाले दीवार चार्ट को पढ़ने में, या गली के होर्डिंग बड़े बड़े पोस्टर को पढ़ने में, या समाचार पत्र पढ़ने में, या टीवी प्रोग्राम देखने में, तो देखिए एक जो 50 से 65 वर्ष के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको क्या होता है, उनको समाचार पत्र पढ़ने में जो है कि उनको दिक्कत होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या है, चले 59 पे कि लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है। ठीक, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है 6 से 7 वर्ष, 19 से 20 वर्ष, या 12 से 13 वर्ष, या किसी भी समय हो सकती है। तो लड़कियों में ना जो होता है कि किशोरावर्ष जो होता है वो कब आता है, वो आता है 12 से 13 वर्ष में, जो है कि लड़कियों को किशोर कहा जाता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। ठीक, 60 पे चले कि एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है, यह है 3 से 5 महीने, 7 से 9 महीने, 10 से 12 महीने, या 1 से 1 वर्ष के बाद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 का? तो 60 का आंसर हो जाएगा जो बच्चा है ना 10 से 12 महीने में जो होता है, बच्चा क्या करता है 10 से 12 महीने में क्या कर देता है वो, कि इसका आंसर आप क्या देंगे, 3 से 5 महीने, 7 से 9 महीने, 10 से 12 महीने, या 1 से 1 वर्ष के बाद। तो जो इसका क्या आंसर होगा, जो 7 से 9 महीने में जो होता है ना, एक बच्चा क्या करता है, घुटने के बल, यानी वो अपने हाथ और पैर का प्रयोग करके चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक, चलिए, और वहीं पे अगर 12 महीने 10 से 12 महीने की बात करें, इस महीने में बच्चा क्या करता है, सहारे या बिना सहारे के वो खड़ा होने की कोशिश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 पे चले तो धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। अगर कोई बच्चा है उसकी विकास धीमे गति से हो रही है तो उस अवस्था में किस करने वाले बच्चे को क्या कहा जाएगा, किस वजह से वो धीमा वर्क कर रहा है, धीमा उसकी विकास हो रही है। अगर हो रही है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो बच्चा का विकास जो है कि धीमा हो रहा है। तो अगर ऑप्शन देखें तो भावनात्मक व्यवहार में देरी, ठीक, सामाजिक व्यवहार में देरी, या फिर गति कुशलता में देरी, या बोलने में देरी। बताइए इसको क्या बोलेंगे आप, आंसर इसका क्या मानेंगे। अगर कोई बच्चा का विकास धीमे गति से हो रहा है तो उसकी किस एक्टिविटीज की वजह से आप ये गेस करेंगे कि बच्चे की विकास जो है कि धीमे से हो रही है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे, अगर वो बच्चा, ठीक, अगर उस बच्चे का सामाजिक व्यवहार अगर धीरे धीरे, ठीक, अगर व्यवहार में देरी हो रही है तो हम समझेंगे कि इस बच्चे की विकास क्या है, स्लो चल रही है। अगर वही बच्चा कभी क्या कर रहा है कि वो बच्चा अगर किसी व्यक्ति को देखकर छिप जा रहा है अपने माँ बाप के पीछे, या कोई व्यक्ति उससे नाम पूछे बेटा आपका नाम क्या है, वो बच्चा डर के मारे जाके कहीं दुबक जा रहा है, उसको बता नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा है, ठीक, वो 10 लोगों के बीच में सामना करने में घबरा रहा है, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके विकास को वो क्या कर रहा है, वो प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है, और डरा होने की वजह से बच्चे का क्या होगा, विकास में क्या होगा, उसका बाधा उत्पन्न होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार में देरी जो है कि बच्चे की पहचान जो है कि किया जा सकता है। ओके, 62 की बात करें तो स्टार्च के कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है, ठीक, डैश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। जो अनाज होता है ना जिसे हम अपने दैनिक यूज में प्रयोग करते हैं, उसमें जो स्टार्च होता है वो किस पार्ट में होता है, अनाज के किस पार्ट में होता है। तो अनाज की जब पार्ट की बात करें ना हम, तो देखिए अनाज की जब पार्ट की बात करें हम तो इसमें क्या होता है, जो ये अनाज का जो बात करें अगर हम, तो जो पहला होता है ना,
जो पहला जो कवर होता है इसको, इसके देखिए ये कवर में क्या होता है, जो पहले ये बाहरी आवरण है, ठीक है, ये बाहरी, जिसे हम छिलका भी बोलते हैं। ओके, क्या कहते हैं, जिसे हम छिलका बोलते हैं। ओके, छिलका बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ब्राउन कवरिंग भी कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें एल्यूरॉन, ठीक, ये छिलका हो गया यहाँ पे ये, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये, हाँ ठीक, फिर उसकी इस छिलके के जस्ट नीचे क्या होता है, एल्यूरॉन होता है, ठीक। फिर इस छिलके के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भ्रूणपोष। ओके, क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। और अगर हम बात करें बाहरी छिलके में, तो बाहरी छिलके में जो होता है ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, या कि फिर मैं यहाँ बना दूं, ठीक, ये जो इसमें जो होता है ना, ये बाहरी जो छिलके होते हैं, बाहरी छिलके में क्या होता है, ये सेल्यूलर से बना होता है, और इसमें विटामिन व खनिज की मात्रा होती है, विटामिन व खनिज, ठीक। और ये क्या बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, इसमें सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें एल्यूरॉन की, तो एल्यूरॉन में क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाएगा, एल्यूरॉन में क्या पाया जाएगा, तो एल्यूरॉन में जो होता है, ये क्या होता है, ये एल्यूरॉन में जो होता है विटामिन खनिज पाए जाते हैं इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्यूरॉन के छिलके में क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है कि थायमीन, ओके, थायमीन, प्रोटीन और फास्फोरस, इसमें क्या, थायमीन, फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक, और थायमीन, फास्फोरस, और क्या पाए जाएंगे, और प्रोटीन। ओके, वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे भ्रूण पोषण की, तो भ्रूण पोषण में क्या होता है, ये संपूर्ण जो होता है ना, ये जो संपूर्ण एल्यूरॉन होता है, फिर से थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक ठीक, ये सब संपूर्ण जो एल्यूरॉन होता है, ये संपूर्ण एल्यूरॉन का 83%, ठीक, जिसे भ्रूणपोष कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भ्रूणपोष, जिसे वो क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म भी बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है एंडोस्पर्म, ठीक। इस भ्रूणपोष को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, इस भ्रूणपोष को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है स्टार्च, इसमें पाया जाता है प्रोटीन, फैट और अन्य खनिज तत्व इसमें पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा स्टार्च, प्रोटीन, ठीक, खनिज, और क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा आपका क्या, वसा। ओके, और हमारा क्वेश्चन पूछा है कि स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है, तो क्या भ्रूणपोष, भ्रूणपोष या एल्वेरान या सेक्टुलम, तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे, क्या है कि जो ये भ्रूणपोष है जिसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, इसी में क्या होता है कि स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष, ठीक। वहीं पे सेक्टुलम की बात करेंगे ना, तो ये सेक्टुलम जो होता है ना, ये क्या है, ये एक प्रकार का उत्तकीय जो होता है ना, उत्तकीय संरचना है, क्या है, जो कि उत्तकीय संरचना है, जो कि जनन कोशिका के भ्रूण कोश के मध्य में स्थित रहता है, ठीक। ये एक प्रकार का उत्तकीय संरचना होता है। ओके, सेक्टुलम ये उत्तकीय संरचना है, संरचना है। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि चलिए हम 63 पे, कि हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है। अगर ऑप्शन देखें, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, टैपिओका द्वारा, या लेड क्रोमेट द्वारा, या सैक्रिन द्वारा, तो आप आंसर इसका क्या देंगे, जो हल्दी में जो मिलावट की जाती है वो किसके द्वारा होता है, उसके रासायनिक पदार्थ का क्या नाम बताएंगे आप, तो
आंसर आप क्या बताएंगे? जो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा इसके प्रयोग से हम ये पता लगा सकते हैं कि हल्दी में मिलावट हुआ है या नहीं। ठीक, तो जो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, इसी के द्वारा हम पता लगाया सकते हैं कि हल्दी में मिलावट किया गया है कि नहीं। और ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक क्या है? ये रासायनिक पदार्थ है। क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है जो यह पता करने में हमें मदद करता है कि हल्दी में मिलावट हुआ है या नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलें कि जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में लपेटकर कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थ में सोखे जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बताइए। मैरिनेट करना, किण्वन करना, माल्ट करना या सावरिन करना, बताइए क्या कहेंगे इसको आप? तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? आंसर आप क्या देंगे इसका आंसर आप देंगे कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मैरिनेट करना कहलाता है। ये मैरिनेट प्रक्रिया जानते हैं किस लिए किया जाता है? ये जो मैरिनेट प्रक्रिया होती है ना, ये भोज्य पदार्थों में क्या होता है? ये भोज्य पदार्थों को जो है कि उसमें स्वाद और सुगंध को बरकरार रखने के लिए ये प्रक्रिया किया जाता है। ठीक, भोज्य पदार्थ जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जैसे चिकन है, चिकन में क्या किया जाता है? अगर उसको मसाले में लपेटा जाता है, अगर उसमें अंडा डालते हैं या फिर मसाला डालते हैं तो उसको कुछ देर तक उसको क्या कर देते हैं? उसको उसी मसाले और अंडे में उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके क्या हो जाता है? उसके स्वाद और सुगंध में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे आप? उस प्रक्रिया को आप बोलेंगे मैरिनेट करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 पे चले कि डिब्बाबंदी संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 1965, 1955, 1960 या 1970? तो देखिए जो डिब्बाबंदी कार्यक्रम था ना, जो कानून जो था, ये कब पारित हुआ? तो 1970 में डिब्बाबंदी संबंधी कानून को पारित किया गया था। ओके, डिब्बा में जो वस्तुएं खाद्य पदार्थ को रखा जा रहा है उसकी सुरक्षा से संबंधित जो है कि कानून कब पारित हुआ? तो 1970 में। ओके, चलिए अब हम बात करें किस पे कि 66 पे कि क्या है 66 पे कि एमपीओ किसके लिए है? अगर एमपीओ का फुल फॉर्म की बात पूछ रहे हैं तो क्या है? तो अगर ऑप्शन देखें मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर या मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन या मीट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो एमपीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? मीट प्रोडक्ट ऑर्डर। आप क्या आंसर देंगे? मीट प्रोडक्ट ऑर्डर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे चले तो क्या है कि बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं, अगर कोई बुजुर्ग है और उसके इलाज को किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? क्या क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा या टूट फूट? जो बुजुर्ग होते हैं उनके इलाज को किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो जरा चिकित्सा। उनके जो इलाज करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जरा चिकित्सा कहा जाता है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 68 पे चले तो 68 पे क्या है कि सेप्टिक डिस्फंक्शन ठीक वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में ठीक निदान किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है? अगर ऑप्शन देखें तो इन्फ्लुएंजा टीका, HIV मेंसी का टीका या BCG का टीका या DPT का टीका, बताइए क्या इसका आंसर देंगे आप? इसका आंसर आप देंगे कि ये जो बच्चा है ना इसके लिए क्या करेंगे? इसमें देंगे हम DPT का टीका। ओके, क्या देंगे? DPT का टीका। ठीक, चलिए अब हम बात करें जो कि DPT का इसका हम क्या करेंगे? टीका देंगे। अब बात करें 69 पे। 69 पे बात करें कि सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र में आती है? ठीक, कोई छोटा बच्चा है जब वो मल को कंट्रोल या मल को जो है कि नियंत्रण करता है, यूरिन को नियंत्रण करता है, तो किस अवस्था में इसको वो कंट्रोल करने के सक्षम हो जाता है? 6 महीने में, 1 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष या 3 से 4 वर्ष में? 69 की बात करें, हम 69 की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन बताइए। 69 की बात करें तो 69 में आप क्या आंसर देंगे? 69 में आप आंसर देंगे क्या? तो जो एक से जो बच्चे मल विसर्जन करने की जो नियंत्रण करने की शक्ति होती है ना, वो बच्चे में क्या हो जाती है? 1 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे में क्या हो जाती है? ये जो है कि 1 से 2 वर्ष के बच्चे में ये कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है। ठीक,
वहीं पे अगर हम बात करें यूरिन पे कब नियंत्रण बच्चा कर सकता है, ठीक, तो अगर बच्चा यूरिन पे कब नियंत्रण कर सकता है तो बच्चा क्या करता है, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करता है, यूरिन पे कंट्रोल कर लेता है, ठीक। और ये क्या है, 1 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करता है कि मल विसर्जन पे नियंत्रण कर लेता है। ओके, 69 पे आप क्या आंसर देंगे, 69 पे आप आंसर देंगे क्या, 69 पे आंसर देंगे आप ऑप्शन बी। और हमने इसकी क्या बात की है, ये क्या है, ये यूरिन पे नियंत्रण करना सीख जाता है बच्चा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 70 पे चले कि समाज मिति एक बच्चे का क्या मापने का उपकरण है, बुद्धिमत्ता स्तर, व्यवहार समस्याएं, समूह के साथ संबंध या अभिभावकों के साथ संबंध। तो क्या है, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में ये समझिए कि समाज मिति होता क्या है। समाज मिति जो होता है ना, ये क्या है, एक प्रकार का बाल अध्ययन की एक विधि है। समाज मिति क्या है, ये बाल अध्ययन की एक विधि है जिसमें बालक के व्यवहार का और उसके संबंध, यानी उसके सहपाठियों, उसके दोस्त, उसके क्लास में कैसी एक्टिविटीज है, अपने दोस्तों के साथ उसकी रुचि पसंद आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी तो हमारा आंसर इसका आप क्या हो जाएगा, क्या देंगे, समूह के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार से बिहेव कर रहा है आदि चीजों को अवलोकन किया जाता है। ओके, चलिए 71 पे चले तो डैश या एक प्रक्रिया जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृति किया जाता है, सामाजिकीकरण, विकास, परिपक्वता या अनन्य क्रिया। बताइए 71 का आंसर आप क्या देंगे, 71 का आंसर आप देंगे क्या, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सामाजिकरण। क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सामाजिकरण। ओके, चलिए हम 72 पे चलते हैं। तो 72 पे क्या है कि MMR टीका कितने माह में दिया जाता है, MMR टीका जो है कितने दिनों में दिया जाता है। अगर ऑप्शन देखें 1 माह, 15 माह, 18 माह या 2 वर्ष, कब दिया जाता है, तो ये जो MMR टीका है ना, ये 15 माह में दिया जाता है। और MMR का क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इस टीके का पूरा वो जो है क्या होगा, तो खसरा, इसको क्या कहेंगे हम, खसरा, मम्स, ठीक, और रुबेला, ठीक, ये इसका वो हो जाएगा, इसके बचाव हेतु ये MMR टीका दिया जाता है। और कितने माह में, तो 15 माह में दिया जाता है। 73 पे चलते हैं। 73 पे क्या है, 73 पे दिया है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया, ठीक, कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, लैक्टोबैसिलस, वाइब्रियो कॉलेरी या साल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस। 73 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये जो वाइब्रियो कॉलेरा है ना, इसका आंसर आप क्या देंगे, वाइब्रियो कॉलेरा। ये क्या है, ये जीवाणु जो है क्या होता है, ये क्षारीय अवस्था में क्या करता है, ये जो है कि वृद्धि करता है, क्षारीय अवस्था में इसकी वृद्धि बढ़ती है। ओके, 74 पे चले कि पाश्चीकरण मुख्यतः किया जाता है सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए या अशुद्धियों को निकालने के लिए। 74 का आंसर आप क्या देंगे, बताइए। तो जो ये पाश्चीकरण होता है ना, जो पाश्चीकरण होता है ये कब किया जाता है, तो ये जो दूध होते, पहली बात तो पाश्चीकरण किया किस पे जाता है, तो जो पाश्चीकरण है ना, पहली बात तो हम बात करें अगर पाश्चीकरण की, तो पाश्चीकरण मुख्यतः किया किस पे जाता है, तो पाश्चीकरण मुख्यतः दूध पे किया जाता है। ओके, ये किया जाता है किस पे, दूध पे। और किस लिए किया जाता है, तो क्या किस लिए किया जाता है, तो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दूध में पाश्चीकरण किया जाता है। किसका पाश्चीकरण किया जाता है, तो दूध का। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसके लिए किया जाता है, तो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए हम 75 पे चले। ठीक, अगर ऑप्शन देखें शिक्षक, क्लर्क,
पत्थर तोड़ने वाला या गृहिणी। तो देखिए किसी ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या है, शिक्षक की अगर देखें तो शिक्षक को क्या होता है, इनको मानसिक कार्य अधिक करना पड़ता है। वहीं पे क्लर्क, उनको भी क्या है, उनका भी मानसिक कार्य से संबंधित है। लेकिन अधिक ऊर्जा गृहिणी को भी देखें तो इनका भी कार्य नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें पत्थर तोड़ने वाले की, तो पत्थर तोड़ने वाले को क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, इनको अधिक श्रम करना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 76 पे चले कि वसा घुलनशील है। ऑप्शन देखिए, ईथर में, पानी में, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या क्लोराइड में। तो वसा किसमें घुलनशील है, तो ठीक है, अघुलनशील की बात कर रहा है। ठीक है, अघुलनशील है, तो वसा क्या है, ये जो है कि पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोराइड में क्या होता है, वसा घुलनशील होता है। चलिए ठीक, 70, अब क्वेश्चन 77 पे चलते हैं कि सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। ठीक, क्या है, अगर ऑप्शन देखें तो अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, या बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। ठीक, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर देंगे ऑप्शन डी, 0 से 5 वर्ष यानी बाल मृत्यु दर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चले तो क्या है, एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर, 1.2 मिलीलीटर, या 500 मिलीलीटर, या 850 मिलीलीटर, कितना करती है। तो अगर ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 400 से 800 मिलीलीटर जो है कि एक धात्री माता जो है कि लगभग दूध उत्पादन कर सकती है प्रतिदिन। ठीक, एक बच्चे को क्या है, वो इतना दूध पिला सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पर चले कि नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए, कितने इंच की दूरी पर जो है कि नाल को बांधना चाहिए। तो अगर ऑप्शन देखें 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 3 इंच, या फिर 4 इंच। तो जो बच्चा होता है ना, जो बच्चे को जब उसकी नाभि नाल काटी जाती है तो 2 से 2.5 इंच की दूरी पे उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है। लेकिन हमारा ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, 4 इंच। ठीक, हो सकता है उस समय आयोग ने जब ये क्वेश्चन दिया गया तो 4 इंच माना हो, तो इसलिए हम इसको 4 इंच मानेंगे। नहीं तो अगर ऑप्शन में 2 से 2.5 इंच दिया है तो हम 2 से 2.5 इंच जो है कि इसको मानेंगे। ओके, और वो भी क्या, किससे, तो मिडवाइफरी थ्रेड जो होता है उसी से उसकी जो है कि नाभि नाल को बांधा जा, जो उसकी जो गर्भनाल में जो शिशु होता है उसको नाभि को जो क्या होता है, उसकी नाभि को जो है कि मिडवाइफ थ्रेड के से बांधा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 पे चलें कि गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है। अगर ऑप्शन देखें तो रक्तचाप, धड़कन, श्वसन, या इनमें से सभी। तो देखिए गर्भावस्था के 8वें महीने से ना जो होता है बच्चे के क्या हो जाता है, उसके किसमें वृद्धि हो जाती है, इसका आंसर आप क्या बताएंगे। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देंगे एक ऑप्शन क्या आंसर, धड़कन में। धड़कन में जो होता है कि वृद्धि हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलें कि गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह जाना जाता है। जो गर्भनाल जुड़ा रहता है जिसके द्वारा उसे क्या जाना जाता है। अगर ऑप्शन देखिए जरायु के नाम से, ठीक, एपिथेलियम के नाम से, या चैलेजा के नाम से, या संयोजिक उत्तकों के नाम से। तो देखिए जो गर्भनाल के द्वारा जो गर्भ जो है कि जिस अंग से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे जरायु कहते हैं या प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्लेसेंटा के नाम से, हम सेंटा के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा क्या करता है कि बच्चे को O2 और अन्य पोषक तत्वों को प्रदान करने का कार्य करता है। तो आंसर इसका आप क्या देंगे, ऑप्शन ए, जरायु के नाम से। ओके, तो आंसर क्या देंगे आप इसका, जरायु के नाम से, और जरायु को ही क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। चलिए 82 पे चलते हैं कि शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, ग्लिसरीन का, ठीक,
बोरिक लोशन का, जैतून के तेल का, या इनमें से सभी का? देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके गले में क्या होता है, बहुत प्रकार की जो तरल पदार्थ वगैरह, झिल्लियां वगैरह होता है जो उसके शरीर में और उसके गले वगैरह में जो है कि प्रॉब्लम करती है। जब बच्चा का जन्म होता है तो उसको क्या किया जाता है, सब चीजों को निकाला जाता है। ठीक, जब उस चीजों को निकाला जाता है तो बच्चे को जो गला होता है ना, गले को जो क्या किया जाता है, बोरिक लोशन से उसके गले को जो है कि साफ किया जाता है। तो आंसर आप क्या देंगे, 82 का आंसर बोरिक लोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चले कि बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? अगर ऑप्शन देखें तो जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो योजना है ना, ये क्या करती है, ये जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है, के अंतर्गत कार्य कर रही है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। ओके, चलिए अब कोई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे चले कि समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? ठीक, ऑप्शन आप इसका देखें, क्या है, बोलचाल, संगोष्ठी, वाद विवाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर क्या देंगे, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या करता है, प्रेरित करता है, यही प्रेरित करना, यही ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। ओके, चलिए 85 पे चले कि मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब वह बालक आयु का होता है। कितने आयु का होता है, 4 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की आयु, या 7 वर्ष की आयु? आप इसका आंसर क्या देंगे, 85 का? तो जब बालक जो होता है ना, जो 6 वर्ष की आयु जब वो प्राप्त करता है तो उसके मस्तिष्क वयस्क भार का 90% तक जो होता है कि पहुंच जाता है। ठीक, वहीं पे उसकी भार की बात करें तो बालक क्या करता है, अपने जन्म के 3 गुना भार प्राप्त कर लेता है, कब, 9 माह में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का 6 वर्ष तक की। ओके, चलिए 86 पे चले कि एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश प्राप्त होती है शरीर बनाने वाले खाद्यों से, संरक्षित सब्जी और फलों से, अनाजों और बाजराओं से, या तेल और वसा से। तो जो एक संतुलित आहार की बात कर रहा है, ठीक, क्या हो रहा है कि संतुलित आहार की बात कर रहा है। तो अधिकांश ऊर्जा प्राप्त किससे हम करते हैं? अगर हम देखें तो तेल और वसा भी हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन ये हमारे लिए संतुलित नहीं कहलाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें संतुलित की बात किया है तो क्या होता है, अनाज और बाजराओं से क्या होता है, हमें एक प्रकार का संतुलित आहार प्राप्त होता है। तो आंसर आप क्या देंगे, अनाज और बाजराओं से। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे चले कि 5 खाद्य समूह पद्धति है, ठीक, जो कि ICMR द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्या किया गया है, प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज, या फिर खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं उत्पाद, फल, सब्जियां और वसा एवं चीनी। ठीक, और प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज, या खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। जो 5 खाद्य समूह पद्धति है ना, इसमें किस किस चीजों को जो है कि शामिल किया गया है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे, जो है कि इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन बी, जिसमें पहले नंबर पे क्या रखा गया है, खाद्यान्न एवं उत्पाद को। ठीक, खाद्यान्न, अनाज एवं उसके उत्पाद को रखा गया है। वहीं पे दूसरे नंबर पे क्या रखा गया है, दूसरे नंबर पे रखा गया है किसको, दाल एवं फलियों को रखा गया है। ओके, फिर तीसरे नंबर पे किसको रखा गया है, तीसरे नंबर पे रखा गया है किसको, दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थों को रखा गया है। वहीं पे बात करें चौथे नंबर पे तो फल एवं सब्जियों को चौथे नंबर पे किसको रखा गया है, तो फल और सब्जियों को चौथे नंबर पे रखा गया। और वहीं पे वसा एवं चीनी की बात करें तो इसे कितने नंबर पे रखा गया है, इसे 5वें नंबर पे रखा गया है। ओके, तो आंसर आप क्या देंगे इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 पे चले कि डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन देखिए, मरासमस, स्कर्वी, वेरी या फिर घेंगा। तो देखिए, अगर बच्चे को क्या होता है कि अगर बच्चे को सिर्फ प्रोटीन खिलाया जाता है, सिर्फ प्रोटीन की मात्रा अगर दी जाती है और उसमें क्या हो जाता है, उसमें अगर
जो है कि कैलोरी नहीं दिया जाता है, ठीक, कैलोरी नहीं दिया जाता है तो बच्चे को क्या हो जाता है, क्वाशियोर हो जाता है। क्वाशियोर में क्या होता है, बच्चे का शरीर जो होता है सूज जाता है, उसमें बच्चा हेल्दी दिखता है, लेकिन बच्चा अंदरूनी रूप से क्या होता है, कमजोर होता है, चिड़चिड़ा होता है। लेकिन अगर बच्चे को प्रोटीन और कैलोरी ये दोनों की गंभीर कमी होती है तो बच्चे में क्या देखने को मिलता है, मैरास्मस देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें बच्चे के शरीर क्या हो जाती है, बूढ़ों के जैसा दिखता है, ठीक, उसकी चमड़ी झुल जाती है और बच्चा एकदम दुबला पतला कमजोर दिखता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जब प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो तो मैरास्मस देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे चले कि जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में से क्लोरीन के किस रूप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक। तो क्लोरोमाइन या क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर या फिर इसमें से कोई नहीं। 89 का आंसर क्या देंगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, जो ये ब्लीचिंग पाउडर है इसको जो है कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक। और ये क्या करता है, जल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं ना, जल में उपस्थित जीवाणु को मारने का काम करता है, ठीक, जीवाणु को मारता है, ठीक। तो आंसर आप क्या देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 पे चले। तो 90 पे क्या है कि प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, ठीक। अगर ऑप्शन देखिए तो लोहा, मैग्नीशियम, तांबा या फिर कैल्शियम। इसका आंसर आप क्या देंगे, तो इसका आंसर आप क्या देंगे बताइए। तो इसका आंसर आप देंगे जो है कि प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक होता है, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा या फिर कैल्शियम। तो दूध श्रावण के लिए जो है और प्रजनन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, ठीक। और वहीं पे अगर लोहे की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 91 पे चले कि कौन सा विटामिन बाझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। अगर ऑप्शन देखिए तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो जो बाझपन विरोधी विटामिन होता है ना उसे विटामिन ई के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, विटामिन ई के नाम से जानते हैं। वहीं पे विटामिन ए की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे रतौंधी रोधी विटामिन कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं, इसे रिकेट्स विटामिन कहते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये रक्त के थक्का जमने में के लिए सहायता करता है, ठीक, विटामिन के, ठीक। तो आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन विटामिन ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे चले कि पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, क्या है, स्टार्च है, शक्कर है, कार्बोहाइड्रेट या वसा है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, जो पौधों का प्रमुख भंडारण होता है ना वो किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्टार्च में, ठीक, जो कि CHO का जटिल रूप के रूप में भी इसे जाना जाता है। वहीं पे अगर हम उसकी बात करें अगर कि ये जो ये पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आता है, ठीक। और वहीं पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, अगर हम बात करें मोनो की तो जो स्टार्च है उसको 3 रूपों में बांटा गया है, मोनो, डाई और पॉली। तो ये स्टार्च जो है ना ये किस फॉर्म में आता है, ये जो है कि पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में आता है। तो आंसर आप क्या देंगे, स्टार्च। चलिए 93 पे चले, प्राकृतिक बहुलक हैं विटामिन, खनिज, वसा या फिर प्रोटीन। तो देखिए जो प्राकृतिक बहुलक होता है ना उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोटीन, ओके। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी यानी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर हम 94 पे चले कि मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती है या अध्ययन करना क्या कहलाता है, कोई भी भाषा है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा। तो देखिए अगर तो फोनोलॉजी या ध्वनि विज्ञान, मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान या प्रेगमेटिक्स या व्यवहारिक विज्ञान या सेमेटिक्स या शब्दार्थ विज्ञान। तो जो भाषा होता है ना भाषा विज्ञान तो उसे क्या हम कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, फोनोलॉजी, ठीक, जो कि फोनोलॉजी या ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 95 पे चले कि बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था से विकसित होता है, ठीक।
बच्चा किस अवस्था से हो कि स्वयं भोजन करने लगता है। जैसे कि एक प्रकार से बच्चे में एक समय आता है तो बच्चा क्या करता है, अपने यूरिन पे कंट्रोल कर लेता है, अपनी स्टूल पे कंट्रोल कर लेता है। उसी प्रकार बच्चा जो है कि एक समय में आता है जिसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं भोजन करने के लिए विकसित हो जाता है। तो क्या 1 से 2 बस, 3 से 4 बस, 4 से 5 बस या 5 से 6 बस। तो इसमें आप ऑप्शन क्या देंगे 95 में, तो 95 में आप आंसर क्या देंगे, जो बच्चा जो है ना 3 से 4 वर्ष की अवस्था में क्या करता है कि स्वयं भोजन करने के सक्षम हो जाता है। ओके, अब हम चले क्वेश्चन नंबर 96 की। तो परामर्श का उद्देश्य होता है क्या, प्रार्थी व्यक्ति को सकारात्मक तरीके प्रदान करना, या प्रार्थी व्यक्ति को नकारात्मक प्रदान करना, या प्रार्थी व्यक्ति की समस्याओं पर मौन रहना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, परामर्श का उद्देश्य होता है कि कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई प्रॉब्लम है में पड़ा है, वो उसको समझ में नहीं आता है, तो अपने किसी सलाहकार जिसे वो जो है कि जिसको अपने को आदर्श समझता है अपने से, तो उसको क्या करेगा, उसे वो अपनी बातों को बताएगा, उससे अपना जो है कि समस्या को बताएगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको उचित राय देगा। तो उस व्यवस्था में क्या करता है, प्रार्थी व्यक्ति को सकारात्मक तरीके प्रदान करना क्या कहलाता है, परामर्श का उद्देश्य कहलाता है, न कि उसे नकारात्मकता प्रदान करना या समस्याओं पर मौन रहना। ठीक, तो आंसर आप ऑप्शन ए देंगे। 97 पे चले कि परामर्श की विधियों में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है। अगर ऑप्शन देखिए, परित्याग, विश्वास या मान्यता, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो परामर्श प्रक्रिया होता है ना, इसमें परित्याग भी किया जाता है, इसमें विश्वास भी करना होता है, और मान्यता भी होता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी चीजें क्या होता है, परामर्श की विधियों में जो है कि प्रयोग किया जाता है। 98 में चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस, कोरोसी, या अब्दुल्ला साइद, या एंटोनियो गुटारेस। तो इसका आंसर आप क्या देंगे 98 का। तो 98 का आंसर जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक जो है ये कौन है, तो टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस है। ठीक, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं 99 पे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का स्थापना कब की गई थी। 1960 में, 1965 में, 1968 में, या 1969 में, कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी कब, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, UNFPA का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे हम चले। तो UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक की अवधारणा में से किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो अगर ऑप्शन देखें तो महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, या ए और बी दोनों। तो देखिए, जो UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक है ना, ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, और ये जो बात करें अगर ये बात करें कि महबूब उल हक की, तो ये क्या थे, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। क्या थे ये, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक, और वहीं पे अमर्त्य सेन के बात करें तो ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे। ठीक, शास्त्री थे। ये भारतीय मूल के क्या थे, अर्थशास्त्री थे। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार हमारा ये 100 का भी ये प्रैक्टिस सेट जो है कि ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट 9। आज के लिए इतना ही।